दोस्तों ज्योग्राफी मेजर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटना है कि कितने प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाया जाता है भारत में, और साथ में सभी के विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, गारंटेड है। पीवीआई इसको मार्क कर लीजिए, जो नहीं देखे उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी देखें और 15 मार्क्स से वो भी हकदार बने। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और सभी जलवायु प्रदेशों की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि जलवायु होता क्या है। जलवायु अगर हम लोग बोलचाल का भाषा में कहें, अगर आपको समझाने का हम प्रयास करें, तो जलवायु वो होता है जो किसी भी क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे मौसम का औसत होता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में 30 साल 40 साल से लगातार ठंडी का मौसम चल रहा है, वहां पर ठंडाई है, तो उसको ठंडा जलवायु वाला प्रदेश कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कई सालों से 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन 30 साल से ज्यादा अगर होता है, 40 साल हो जाता है, 50 साल, अगर बहुत ज्यादा समय हो जा रहा है तब चलेगा, लेकिन 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 साल लगातार होना चाहिए, और 30 साल से लगातार किसी भी क्षेत्र में जिस प्रकार का मौसम वहां पर है, ठंडा है तो वो ठंडा जलवायु कहलाएगा, गर्मी है तो वो गर्मी जलवायु कहलाएगा, अगर वहां पर बरसात हो रहा है तो वहां पर वर्षा प्रकार का जलवायु कहलाएगा। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार का मौसम पड़ रहा है उसी को वहां का जलवायु कहा जाता है। ठीक, उसी को यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल तरीके से। इसी को आपको घुमा के पूछा जा सकता है, जलवायु वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो या फिर ये क्वेश्चन हो, दोनों एक ही बात है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आंसर आप सेम यही लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाला जो भी आपका विषय है, जो भी आपका सेमेस्टर, उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके, आप भी अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सके। क्योंकि अभी जो सीजीपीए वाला सिस्टम है, कम से कम आपको 45 पूरा सेमेस्टर तक जोड़ करके जो भी आपका एसजीपीए आता है वो जोड़ के 45 आना चाहिए, या फिर 75% कह लीजिए, तो 75% आपका आना जरूरी है, तभी जाकर के आप सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले सकेंगे। तो इसके लिए बेहतर तरीके से आपको तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है इसमें डेफिनेशन में, कहा जा रहा है कि जलवायु किसी स्थान का लंबे समय तक रहने वाला औसत मौसम होता है। जलवायु किसको कहेंगे, तो किसी स्थान पर लंबे समय तक कैसा मौसम रहा है उसी के औसत को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, यानी कई सालों तक वहां कैसी गर्मी, ठंड और बारिश होती है, उसी को उसकी जलवायु कहते हैं, उसी को उसकी जलवायु कहते हैं। कई सालों से वहां पर किस तरह का गर्मी पड़ रहा है, या फिर ठंडा, या फिर बरसात है, उसी को वहां उस क्षेत्र का जलवायु कहा जाता है। आगे हम लोग इसकी भूमिका को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत की जलवायु अत्यंत विविधतापूर्ण है। भारत का जो जलवायु अत्यंत विविधतापूर्ण है। आप देखेंगे कि जो उत्तर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पर ठंडा प्रदेश पाया जाता है, वहां पर ठंडा जलवायु है। ठीक है, और अगर ये राजस्थान तरफ चल जाएंगे तो वहां पर गर्मी मिलेगा। तो इस तरह से कई सारे विविधतापूर्ण यहाँ पर जलवायु पाया जाता है। तो इसी तरह से भारत का जो जलवायु वो अत्यंत विविधतापूर्ण है। कहीं पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु यहाँ पर देखने को मिलता है। कहीं कहीं तीव्र ठंड है, कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं शुष्क मरुस्थल, और कहीं ग्रीष्म ऋतु की तपिश। इस विविधता के कारण भारत को एक मौसमी जलवायु वाला देश माना जाता है। इन्हीं सब विविधताओं के कारण तो भारत को जलवायु वाला देश माना जाता है, एक मौसमी जलवायु वाला देश माना जाता है। भारत का विशाल आकार, समुद्र की निकटता, पर्वतों की स्थिति और मानसूनी पवनें, ये सभी मिलकर भारत में कई प्रकार की जलवायु बनाते हैं। ये सभी जो घटक देख रहे हैं, भारत का जो विशाल आकार है, या फिर जो समुद्र से इसकी निकटता है, क्योंकि जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो समुद्र से सटा हुआ है। ठीक है, समुद्र से लगता है इसलिए उसको प्रायद्वीपीय भी कहा जाता है। पर्वतों की स्थिति और मानसूनी पवन, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, तो भारत में कई प्रकार की जलवायु बनाते हैं। इसी आधार पर भारत को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, और इन्हीं सब आधारों पर भारत को कई सारे जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उन सभी को हम लोग समझेंगे बारी बारी। ठीक है, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं इस बात को कि भारत के जलवायु विभाजन के लिए कोपेन का सिद्धांत सबसे अधिक सिद्ध माना गया है। कोपेन का जो वर्गीकरण है वो सबसे ज्यादा सिद्ध माना गया, सबसे ज्यादा अच्छा माना गया, बेहतर माना गया है। परंतु कोपेन का वर्गीकरण आने से पहले भी कई भूगोलविदों ने भारत की जलवायु को बांटने का प्रयास किया था। लेकिन जब कोपेन का वर्गीकरण आया, उससे पहले भी कई सारे वैज्ञानिक रहे हैं जिनके द्वारा भारत की जलवायु को बांटने का प्रयास किया गया है। ठीक है, लेकिन उनके वर्गीकरण परंपरागत, कम वैज्ञानिक और सीमित आधारों पर आधारित थे। लेकिन उनके द्वारा जो भारत का जलवायु का वर्गीकरण किया गया था, उनका जो वर्गीकरण था वो परंपरागत था, कम वैज्ञानिक था और सीमित आधारों पर आधारित था। उनका जो आधार था वो बहुत ही सीमित था। मान लीजिए अगर कोई वर्षा के आधार पर बांट दिया, कोई गर्मी के आधार पर बांट दिया, ठीक है, तो पूरा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं था। ठीक है, मुख्यतः 3 विद्वानों का उल्लेख महत्वपूर्ण है। 3 विद्वानों के बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसे तो बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन हम लोग 3 जो मुख्य विद्वान हैं उनके बारे में समझते हैं कि कोपेन से पहले इनके द्वारा क्या वर्गीकरण दिया गया था।
तो पहले स्टाम्प, स्टाम्प का वर्गीकरण, ठीक है, स्टैम्प का वर्गीकरण, इनके द्वारा भारत के जलवायु को किस प्रकार से बांटा गया था उसको समझिए। कहा जा रहा है कि स्टैम्प ने भारत की जलवायु को वर्षा और तापमान के आधार पर विभाजित किया। स्टैम्प ने भारत की जलवायु को वर्षा और तापमान के आधार पर विभाजित किया है, सिर्फ वर्षा और तापमान के आधार पर पूरे भारत की जलवायु को बांट दिया, जबकि यहाँ पर ठंडा अलग क्षेत्रों में पड़ता है, यहाँ पर धूप होता है, ठीक है, मतलब धूप का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होता है, तटीय क्षेत्रों का अलग खेल है, ठीक है, तो सभी चीजों को नहीं नापा गया, सिर्फ वर्षा और तापमान के आधार पर विभाजित कर दिया गया, किसके द्वारा, स्टैम्प के द्वारा। इसलिए ये सारे जो वैज्ञानिक है इनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था उनको कम आधारित माना जाता है, कम वैज्ञानिक माना जाता है। यह सरल था, पर इसमें ऊंचाई, मानसून की दिशा, समुद्री प्रवाह जैसे कारकों का ध्यान कम रखा गया था, इसलिए यह सीमित माना गया। इसमें इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा गया कि ऊंचाई किस तरह का क्षेत्र का है, वहां पर मानसून का दिशा कैसा है, या फिर समुद्र का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इसको सीमित माना गया। ये जो वर्गीकरण स्टैम्प के द्वारा दिया गया इसको सीमित माना गया। दूसरा जो वर्गीकरण था वो थॉर्नथवेड थे, ठीक है, थॉर्नथवेड इसको कह लीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि थॉर्नथवेड ने जल वाष्पन और वर्षा की तुलना पर आधारित प्रणाली दी है, जल वाष्पन और वर्षा की तुलना पर आधारित प्रणाली दी है। यह वैज्ञानिक अवश्य थी, पर डेटा की कमी और भारत की विशालता के कारण पूरे देश पर इसे लागू करना कठिन था। यह वैज्ञानिक जरूर था, ये जो वर्गीकरण दिया गया था ये वैज्ञानिक जरूर था, लेकिन इसमें डेटा का कमी था और भारत की विशालता को देखते हुए इसको पूरे देश पर लागू करना कठिन था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर अलग अलग जलवायु पाया जाता है और इसी चीज को अलग क्षेत्रों में अगर थोप दिया जाए तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। तीसरा जो वर्गीकरण दिया गया, तीसरा जो वैज्ञानिक है वो है इंपीरियल के अनुसार समझिए। ब्रिटिश काल में गैजेटियर में भारत की जलवायु को केवल ठंडी, गर्म और शुष्क प्रकारों में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश काल में गैजेटियर में क्या है, तो भारत की जलवायु को केवल ठंडी में, गर्म और शुष्क प्रकारों में विभाजित किया गया था। यह अत्यंत साधारण और अधूरा था, तो यह भी फेल हो गया, यह भी फेल हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे जो सबसे सिद्ध माना जाता है कोपेन का वर्गीकरण को, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, यह सबसे सिद्ध माना जाता है। कहा जा रहा है कि जलवायु वैज्ञानिक कोपेन के अनुसार भारत को मुख्यतः 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। ये जो जलवायु वैज्ञानिक है कोपेन, इसके अनुसार भारत की जलवायु को मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला जो जलवायु प्रदेश है वह है उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, इसको AM और AF के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, तो सूचित करने वाला एक वर्ड है, एक अक्षर है, इसको AM और AF के द्वारा सूचित किया जाता है कि वहां पर जो क्षेत्र है वो उष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, उष्ण आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है, ठीक है। तो पहला जो इसका वर्गीकरण था वो था उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये प्रदेश कौन कौन, ये जो जलवायु वो कौन कौन से प्रदेश में पाया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है उसको समझते हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु, तो उष्ण आर्द्र जलवायु यह प्रदेश मुख्य रूप से पश्चिमी तट, जो मालाबार तट है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में मालाबार तट में, ठीक है, ये जो मालाबार तट है जो पूर्वोत्तर भारत है और जो अंडमान द्वीप वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह पूरे वर्ष गर्मी बनी रहती है और मानसून के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ पर पूरे वर्ष क्या है, तो गर्मी बना रहता है और अत्यधिक वर्षा होता है। कुछ क्षेत्रों जैसे कि मेघालय और चेरापूंजी, मौसिनराम विश्व की सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ये जो मेघालय का क्षेत्र है, चेरापूंजी या फिर मौसिनराम, यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तापमान अक्सर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। घने सदाबहार जंगल इसी क्षेत्र में पनपते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है, वर्षा अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर आर्द्रता जो है बहुत ही ज्यादा बना रहता है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार जंगल है इन्हीं क्षेत्रों में पनपता है, ठीक है। हवा में नमी अधिक होने के कारण कृषि विविध होती है। हवा में क्या है, तो नमी है, जिसके कारण अधिक होने के कारण कृषि विविध है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कृषि की जाती है, रबड़ का, चाय का, धान और मसाला यहाँ पर जो फसलें सबसे बढ़िया होती हैं। यहाँ बादल लगभग पूरे वर्ष सक्रिय रहते हैं, जिससे मौसम नम और आर्द्र महसूस होता है। बादल यहाँ पर क्या है, तो हमेशा सक्रिय रहता है, मतलब वर्षा हमेशा होती है, जिसके कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो हमेशा नम और आर्द्र महसूस होता है। कोपेन का जो दूसरा वर्गीकरण है वो है शुष्क वर्गीकरण है, वो है उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। इसको बड़ा BSH या फिर BWH के नाम से सूचित करते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि यह प्रदेश राजस्थान का मरुस्थल, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, दक्कन का भाग में पाया जाता है। ये जो उष्ण शुष्क जलवायु ये कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान का मरुस्थल में पाया जाता है, गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में और दक्कन के कुछ भाग में पाया जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ वर्षा बहुत कम, लगभग 10 से 50 सेंटीमीटर होती है, जिसके कारण क्षेत्र शुष्क और रेगिस्तानी बन जाता है। जिसके कारण क्या है, तो जो क्षेत्र वो शुष्क और रेगिस्तानी बन जाता है। दिन में तापमान 45 डिग्री के ऊपर जा सकता है, लेकिन रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती है।
दिन में भले ही तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है, जो ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, वहां पर तापमान अधिक तेजी से गिरता भी है। तेज गर्म हवाएं, जिसको लू कहा जाता है, ठीक है, तो गर्मियों में सामान्य बात है। यहाँ वनस्पति कम होती है और मुख्यतः कंटीले झाड़ मिलते हैं। यहाँ पर वनस्पति कम है क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा अनिश्चित होने से कृषि सीमित है। वर्षा कभी कभी होता है, अनिश्चित है, जिसके कारण कृषि भी यहाँ पर बहुत ही सीमित है। परंतु सिंचाई की सुविधा होने पर बाजरा, ज्वार और गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन अगर कृषि के साथ वहां पर सिंचाई भी कर दिया जाए तो वहां पर बाजरा, ज्वार और गेहूं जैसी कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। रेत के टीलों और सूखी नदियों की उपस्थिति इस जलवायु की पहचान है। जहां पर रेत की टीले दिखाई दे, जहां पर सूखी नदियां दिखाई दे, वहां पर इस जलवायु को पहचाना जा सकता है, ठीक है, कि ये उष्ण शुष्क जलवायु है। आगे जो तीसरा वर्गीकरण है वो है उष्ण आर्द्र, आर्द्र एवं आर्द्र सूखा प्रदेश, ठीक है, उष्ण आर्द्र, आर्द्र एवं आर्द्र सूखा प्रदेश, ठीक है, जिसको AW से सूचित किया जाता है। कहा जा रहा है कि यह प्रदेश उत्तर भारत के गंगा यमुना का मैदान, मध्य भारत और पूर्वी भारत, ओडिशा, झारखंड, बिहार में पाया जाता है। इन सब क्षेत्रों में उष्ण आर्द्र, आर्द्र एवं आर्द्र सूखा प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। आगे इसकी विशेषताओं को समझते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ गर्मी अधिक होती है और मानसूनी हवाएं आने पर अच्छी वर्षा मिलती है। यहाँ पर गर्मी क्या है तो बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन मानसूनी हवाएं आने पर अच्छी वर्षा भी मिलती है। आप अपने झारखंड में देख सकते हैं कि जैसे जैसे मौसमी जलवायु चलता है, जैसे यहाँ पर मौसम पड़ता है बारिश का, वहां पर वर्षा शुरू हो जाती है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो अभी ठंडा भी आ गया, कुछ दिन बाद गर्मी का लू का मौसम आ जाएगा तो वहां पर लू भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि तापमान गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियां ठंडी होती है। जो सर्दी का दिन है वो ठंडा होता है। यह क्षेत्र भारत का कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां धान, गेहूं, गन्ना, दालें आदि उगाई जाती है। मौसम चक्र स्पष्ट होता है। मौसम चक्र क्या है तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। जिस तरह से गर्मी भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बारिश भी देखने को मिल जाएगा, ठंडी भी देखने को मिल जाएगा, और ठंडी के दिन में ठंडा, गर्मी के दिन में गर्मी, बरसात के दिन में बारिश, ठीक है। तो गर्मी, बरसात और सर्दी तीनों ऋतुएं यहाँ पूरी तरह महसूस होती हैं। मानसून के आने में देरी या कमजोरी से यहाँ सूखे की स्थिति बन जाती है। अगर मानसून जल्दी ना आए तो यहाँ पर सूखे जैसा जो है हालत बन जाता है। कोपेन के द्वारा जो चौथा वर्गीकरण किया गया भारत के जलवायु का वो है पर्वतीय या हिमालयी जलवायु प्रदेश। पर्वतीय या फिर हिमालयी जलवायु प्रदेश, इसको H या फिर CWG से सूचित किया जाता है। कहा जा रहा है कि यह जलवायु हिमालय पर्वतमाला और उसके आसपास जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में पाई जाती है। इन सब क्षेत्रों में पर्वतीय जलवायु पाया जाता है, ठीक है, या फिर हिमालयी जलवायु पाया जाता है। क्षेत्र को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये लिखना पड़ेगा। अब हम लोग इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। ये जो जलवायु प्रदेश है इसकी क्या विशेषताएं, इसको समझेंगे। कहा जा रहा है कि ऊंचाई के कारण तापमान कम होता जाता है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान गिरता जाता है। ऊंचाई ज्यादा, तापमान कम, ठीक है। इसलिए जब एरोप्लेन में लोग चलते हैं तो वहां पर तापमान जो बहुत ही कम होता है। हालांकि एरोप्लेन में ये चीज महसूस नहीं किया जाता क्योंकि वहां पर मेंटेनेंस कर दिया जाता है। जबकि जैसे जैसे आपका ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। और जलवायु ठंडी एवं शुष्क होती जाती है। क्या कहा गया कि ऊंचाई के कारण तापमान कम होता जाता है और जलवायु ठंडी और शुष्क होती जाती है। जलवायु कैसा है तो ठंडा भी होगा और शुष्क भी हो जाएगा। सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है तथा भारी हिमपात सामान्य है। यहाँ पर हिमपात भी होता है। ऊंचाई के आधार पर जलवायु बदलती है। निचले भाग में समशीतोष्ण और ऊंचाई पर अल्पाइन जलवायु मिलती है। तो जलवायु ऊंचाई के अनुसार यहाँ पर जो टेम्परेचर जलवायु जो है वो बदलता जाता है। जहाँ पर ज्यादा नीचे वाला क्षेत्र है वहां पर समशीतोष्ण जलवायु, जहाँ पर ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां पर अल्पाइन जलवायु, ठीक है। यहाँ से अनेक नदियां निकलती है जिनका स्रोत हिमनद या फिर इसको बोलते हैं ग्लेशियर होते हैं, ठीक है। बर्फीली हवाओं, साफ हवा और ठंडे मौसम के कारण यहाँ सेब उत्पादन और पर्यटन प्रमुख गतिविधियां। यहाँ पर क्या है तो बहुत ही ज्यादा बर्फीली हवाएं चलती है, ठंडा मौसम है, इसके कारण यहाँ पर सेब का उत्पादन होता है और पर्यटन प्रमुख गतिविधियां होती है। पांचवा जो इसका वर्गीकरण है कोपेन का वो है तटीय जलवायु प्रदेश। तटीय जलवायु प्रदेश, तो 5 भागों में इसको बांटा गया था भारत के जलवायु को कोपेन के द्वारा, ठीक है। इसको AM या फिर AW के अक्षर के साथ सूचित किया जाता है। ये जो जलवायु कहाँ पर पाया जाता है तो यह प्रदेश पूर्वी तट जिसको बोलते हैं कोरोमंडल, जो ओडिशा वाला क्षेत्र लगा हुआ है, ठीक है। पश्चिमी तट जिसको बोलते हैं कोकण या फिर मालाबार तट, कोकण और मालाबार, ठीक है। कोकण और मालाबार तट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मुंबई क्षेत्र में पाया जाता है। इन सब क्षेत्रों में ये तटीय जलवायु पाया जाता है। विशेषताओं को समझ लेते हैं कि जो तटीय जलवायु है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो समुद्र की निकटता से यहाँ मौसम मध्यम और संतुलित रहता है। समुद्र की निकटता से यहाँ क्या है तो मौसम मध्यम और संतुलित रहता है, मतलब ना ही ज्यादा गर्मी पड़ेगा ना ही ज्यादा ठंडा पड़ेगा, बिल्कुल सामान्य अच्छा लगता है, ना तो बहुत गर्मी ना ही बहुत ही ठंड। वर्षा भरपूर होती है, विशेषकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में ज्यादा होता है।
वहाँ आर्द्रता अधिक रहती है। चक्रवातों और समुद्री तूफानों का प्रभाव पूर्वी तट पर अधिक देखा जाता है। पूर्वी तट पर आप देखेंगे जो समुद्री तूफान या फिर चक्रवात ज्यादा देखने को मिलता है जो बंगाली खाड़ी से उठता है, ठीक है। तो इस चीज को आप आसानी से फील कर सकते हैं। कृषि में धान, नारियल, रबर, मसाले और नारियल जैसी फसलें प्रमुख है। समुद्री व्यापार, बंदरगाह और मछली पालन यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। यहाँ की ये सब आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये कोपेन के द्वारा 5 प्रमुख वर्गीकरण में बांटा गया था भारत की जलवायु को, उसको आपने समझ लिया। लेकिन कोपेन का ही जलवायु को अधिक क्यों माना गया, बाकी जो वैज्ञानिक थे उनके जलवायु वर्गीकरण को अधिक क्यों नहीं माना गया, उस चीज को अभी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि कोपेन की जलवायु प्रणाली को अंतिम रूप से सबसे अधिक सही क्यों माना गया, इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिए। हालांकि आंसर में अगर ना लिखे तब भी आपके लिए कोई बात नहीं होगा, लेकिन इसको अगर समझ लेते हैं आप लोग तो आप खुद से भी लिख पाएंगे। क्यों माना गया, तो वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई थी। जो कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया गया था वो वैज्ञानिक आधारित था। कोपेन का विभाजन वनस्पति, तापमान और वर्षा तीनों पर आधारित है। ये तीनों किसी भी क्षेत्र की वास्तविक जलवायु को सबसे सही तरीके से दर्शाते हैं। तो ये तीनों पर आधारित था, जिसके कारण इसको सही सबसे ज्यादा सही माना गया। दूसरा जो कारण था इसको सही मानने का वो था वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य, इसको विश्व स्तर पर स्वीकृति मिली है। यह प्रणाली पूरी दुनिया पर लागू होती है, सिर्फ भारत पर नहीं, इसलिए इसकी तुलना और सत्यता अधिक विश्वसनीय है। अगर ये जो कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण दिया गया, इस भारत को इसको छोड़ करके अगर दूसरे देश पर भी इसको अप्लाई किया जाए तो वहां पर भी ये बेहतर तरीके से काम करेगा। जबकि अन्य जो वैज्ञानिक के द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया गया था भारत का ही, वो बहुत ही अधूरा था और सीमित था, जिसके कारण वो लागू नहीं हो पाया। तीसरा जो कारण है इसको सही होने का वो है भारत के मानसूनी स्वरूप को सही से दर्शाती। भारत के मानसूनी स्वरूप को ये सही से दर्शा पाता है। कोपेन ने विशेष रूप से AM जिसको बोलते हैं मानसूनल जलवायु का वर्ग बनाया, जो भारत के लिए सबसे सटीक माना गया। चौथा जो इसका कारण था वो था आंकड़ों पर आधारित, अनुमान पर नहीं। कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया था वो आंकड़ों पर आधारित था, अनुमानित नहीं था। पुराने वर्गीकरण सामान्य निरीक्षण पर आधारित थे। सामान्य निरीक्षण पर आधारित था, किसी भी क्षेत्र में गए वैज्ञानिक वहां के क्षेत्र को निरीक्षण किया और उसी आधार पर जलवायु वर्गीकरण कर दिया। जबकि कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो एक वैज्ञानिक आंकड़ा था, ठीक है। जबकि कोपेन ने दीर्घकालिक मौसम आंकड़ों का उपयोग किया। पांचवा आपका जो कारण हो सकता है वो है क्षेत्रों की सीमा स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीका था, जिसके कारण इसको सही माना गया। तो एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये आंसर जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला अगर आप क्वेश्चन के आंसर को पूरा देखे होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर को अगर आप पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, तो 15 मार्क्स आपका कहीं जाने वाला नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बार पूछा जाएगा और आप देखें तो आप लिख भी पाएंगे। समझते हैं इसके निष्कर्ष को। क्या कहा जा रहा है कि भारत का जलवायु विभाजन इस बात को स्पष्ट करता है कि देश में प्राकृतिक विविधता कितनी विशाल है। विभिन्न जलवायु प्रदेश, गर्म रेगिस्तान से लेकर हिमालय की बर्फीली जलवायु तक भारत को प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। मानसूनी प्रणाली और भौगोलिक स्थिति मिलकर भारत की जलवायु को अत्यंत विशिष्ट बनाती है। तो एक हमारा छोटा सा निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष चाहे तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दे वीडियो पर। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सकें, सभी सेमेस्टर में बेहतर तरीके से वो नंबर ला सकें, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।